बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम हेल्थ टॉक के साथ मैं हूं डॉक्टर अफजाल मलिक फ्रॉम न्यूयॉर्क। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे सारे प्रोग्राम जो होते हैं वो हेल्थ से रिलेटेड हैं और हेल्थ रिलेटेड इशू पब्लिक अवेयरनेस के लिए। मेरे हर प्रोग्राम में डिफरेंट गेस्ट होते हैं, डिफरेंट सब स्पेशलिटी से होते हैं, ताकि लोगों को पता चल सके कि अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो उसके मुताबिक किस डॉक्टर को चेक करवाना है और किस लेवल पे उनको कौन सी ट्रीटमेंट चाहिए। जो मेरा आज का प्रोग्राम है उसमें जो मेरे गेस्ट हैं उनका तल्लक आर्थोपेडिक सर्जरी से है। वो अमेरिका के अंदर हेज कैंसर सिटी में आर्थोपेडिक सर्जन है। मैं उनसे आपका तारफ़ भी कराऊंगा और वही अपने बारे में बताएंगे कि वो इस लेवल तक किस तरह पहुंचे और आजकल क्या कर रहे हैं। और उनसे मज़ीद जो है प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे डिफरेंट जॉइंट्स के बारे में, जोड़ों के बारे में, हड्डियों के दर्द के बारे में, बैक पेन के बारे में, लेकिन वो दूसरे प्रोग्राम में। तो मैं वेलकम करूंगा डॉक्टर गुलरेज चीमा साहब को अपने प्रोग्राम में। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अफजाल मलिक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में मदऊ किया है और मैं इस प्रोग्राम के हवाले से इस कोशिश का हिस्सा बनने में फ़ख्र महसूस करता हूं कि हम इस हिस्से में अपने मुल्क में अपने उसमें लोगों के दरमियान, पेशेंट्स के दरमियान अवेयरनेस क्रिएट करें कि हेल्थ और स्पेशली जोड़ों से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, मसले हैं, और ये काफ़ी सारे लोगों को, लाखों लोगों को इन अमराज से वास्ता पड़ता है और उनकी ज़िंदगी के या उनकी जो रोज़ाना की जो सरगर्मियाँ होती हैं उन पे बहुत असरात पड़ते हैं। तो इस सिलसिले में जो भी आपके सवालात होंगे या जो भी इस सिलसिले में मैं भी अपने तौर पे आपसे शेयर करूँगा, जो भी आप इस सिलसिले में बेहतर समझें। अच्छा डॉक्टर गुलरेज चीमा साहब, जैसे कि आपके नाम के साथ चीमा लगा हुआ है तो डेफिनेटली सारे बंदे यही कहोगे कि आप पंजाब से ही हैं। डेफिनेटली मुझे ना आपने थोड़ा सा तारुफ करवाएं अपना बैकग्राउंड के लिहाज से, उसके अलावा मेडिकल कॉलेज, और उसके बाद अभी जब जो आपका कैंसर सिटी तक का सफ़र है उसके बारे में थोड़ा बहुत बताएं प्लीज़। चलिए, ये आपका सवाल बड़ा अहम है और आपको भी पता है कि हम पंजाब से हैं, तो हमारा जो किसी से भी तारुफ होता है वो पंजाबी में ये इसी से होता है, तो कित्थों दा रहने वाला है। तो ये हमारा हमें उस सिलसिले में किसी से वो नहीं होता, लेकिन इससे एक दूसरे से रिकग्नाइज और कनेक्शन का और उसके साथ जो ताल्लुक का एहसास पैदा होता है, क्योंकि मतलब एक दूसरे को सब जानते हैं। और एक तो जैसे आप मंडी बहाउद्दीन से हैं, मेरा ताल्लुक गखड़ मंडी से है, वजीराबाद और गुजरांवाला के दरमियान जीटी रोड पे, और वहीं से मैंने हाई स्कूल किया। फिर उसके बाद मैंने गुजरांवाला से, गवर्नमेंट कॉलेज गुजरांवाला से एफएससी किया। फिर मैं उसके बाद कायदे आज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर से मैंने एमबीबीएस किया। उसके बाद फिर मैंने वहाँ पे हैंड सर्जरी में ट्रेनिंग की। उसके बाद जिसे कहते हैं इंटर्नशिप कहते हैं या हाउस जॉब कहते हैं, फिर मैं रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर भी, और वहाँ पे काफ़ी मुझे मौका मिला। उस लिहाज से उनका काफ़ी इन्फ्लुएंस भी है। एक और चीमा साहब हैं हमारे, डॉक्टर तहसीन चीमा साहब, वो अमेरिकन बोर्ड थे और हैंड सर्जरी थे, तो मुझे उनके साथ काम करने का काफ़ी मौका, और उसी से मेरा इंटरेस्ट भी ज़्यादा पैदा हुआ। फिर मैं जिन्ना हॉस्पिटल कराची चला गया, क्योंकि वो पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग के लिए काफ़ी मशहूर जगह थी। तो वहाँ से फिर मैंने एफसीपीएस आर्थोपेडिक सर्जरी किया, और उस दौरान फिर मुझे मौका मिला कि जो है और अपनी ट्रेनिंग को इम्प्रूव किया जाए। तो फिर मैंने 2006 में मैं यूएस में मूव किया, और फिर मैंने इस सिलसिले में जो है वो फेलोशिप्स प्रोग्राम थे जो कि काफ़ी कॉम्पिटिटिव थे। जैसे ट्रामा का फेलोशिप थी लुइविल में, और फुट एंड एंकल और हैंड सर्जरी की मैंने लिटिल रॉक और कैंसा में की। और फिर फाइनल मेरी जो फेलोशिप थी वो जॉइंट रिप्लेसमेंट अडल्ट रिकंस्ट्रक्शन की थी, ह्यूस्टन टेक्सास मेथोडिस्ट हॉस्पिटल, जो कि वन ऑफ द टॉप हॉस्पिटल इन द कंट्री है। फेलोशिप भी उनकी बहुत एडवांस्ड और बहुत रिसर्च ओरिएंटेड भी थी। तो उसके बाद फिर मैंने जो है वो ज्वाइन किया हेज मेडिकल सेंटर, जो कि हमारा वन ऑफ द बेस्ट रूरल टर्शरी केयर हॉस्पिटल इन अमेरिका है। हम तकरीबन 50 काउंटीज को हम सर्व करते हैं, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द स्टेट ऑफ कैंसस, और 206 बेडेड हॉस्पिटल है ये, और हमारा ग्रुप ऑफ 4 ऑर्थोपेडिक सर्जन्स है। तो इसीलिए मैंने ज्वाइन किया था। एक तो वहाँ पे जो है वो लेवल ऑफ केयर बहुत बेहतर था, फैसिलिटीज़ बहुत अप टू डेट हैं, और मुझे कभी भी एहसास नहीं होता वहाँ काम करते हुए कि कोई भी चीज़ जो एडवांसमेंट है ऑर्थोपेडिक्स में, वो हम फ़ौरन उसको एक्सेस नहीं कर सकते और फ़ौरन हम अपने मरीज़ों को उसका
फ़ायदा नहीं दे सकते। और उसके साथ चूँकि मेरा पाकिस्तान का भी बड़ा बैकग्राउंड है, तो मैं हमेशा अपने मुल्क के बारे में भी और हेल्थ केयर के बारे में भी और अपने जो फैमिली भी सारी मेरी बहुत सारी पाकिस्तान में है, गखड़ में भी चूँकि हम वहीं के रहने वाले हैं। बाकी भी दोस्त अहबाब बहावलपुर में, लाहौर में, इस्लामाबाद, कराची, रहीम यार खान जहाँ के हमारे ननिहाल हैं। तो वो सारे मतलब कनेक्शन भी रहता है और उसके बारे में ख़्याल भी रहता है कि वहाँ पे कैसे हेल्थ केयर को इम्प्रूव किया जाए, जो यहाँ पे हम उसके बेनिफिट देख रहे हैं और कैसे उन लोगों के साथ इस चीज़ को शेयर किया जाए। अच्छा, चलिए आप थैंक यू वेरी मच। आपने ये तो बता ही दिया कि आप हैंड और जो फुट सर्जरी है उसमें आपका लाइक सब सुपरा स्पेशलाइजेशन है आपकी, उसके अलावा आप काफ़ी काम कर रहे हैं। मेरा जो ज़्यादातर क्वेश्चन जो मेरे गेस्ट होते हैं उनसे यही होता है कि सबसे पहले उनसे ये पूछा जाए कि ये आर्थोपेडिक सर्जरी है। जिस तरह मैंने एक रूमेटोलॉजिस्ट को बुलाया था, उनसे पूछा था कि रूमेटोलॉजी से लिहाज से कौन कौन सी डिजीज़ वो देखते हैं, ताकि पता चल सके कि ये आर्थोपेडिक सर्जरी का केस है या ये रूमेटोलॉजी का है या कंबाइन है। तो आप मुझे ये बताएं कि आपने कुछ तो नाम ले दिए, लेकिन उसके बाद बताएं कि कौन कौन से केसेस जो है या कौन कौन सा, जैसा नी अर्थराइटिस ऑफ नी है, हिप है, इसके अलावा कौन कौन से केसेस जो आप लोग देखते हैं। हाँ, ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है। इसमें ज़्यादातर देखें जो एक कॉमन है, जो ज़्यादा लोगों को होता है मसला, वो तो ऑस्टियोआर्थराइटिस ही है। इसी वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस को ऑस्टियोआर्थ्रोसिस भी कहा जाता है कि वो मतलब कोई इन्फ्लेमेशन तो होती है, लेकिन ये एक ऐसा एजिंग, उसमें जो आर्थरोसिस हम कहते हैं इसका मतलब होता है कि वो एजिंग प्रोसेस भी इन्वॉल्व हो जाता है कि जो हम जोड़ हैं मुख्तलिफ, उसमें काफ़ी सारा इसमें भी असरअंदाज होती हैं चीज़ें कि जैसे वो किस टाइप का काम करते रहे हैं। जो इंसान है, जो मरीज है, उसने कौन से जोड़ों को ज्यादा इफेक्ट किया है। जैसे जमीन पे बैठने वाला का काम है, और नी का जैसे आप बात कर रहे थे हम पहले भी, तो नी का इसलिए भी ज्यादा कॉमनली होता है कि एक तो ये है कि हमारे मुआशरे में अगर आप देखें तो एग्रीकल्चर अभी भी 60% से ज्यादा जो है वो लोग काश्तकारी में उसमें या उससे रिलेटेड फील्ड्स में इन्वॉल्व हैं। तो उसमें अगर आप देखें तो हमारे यहाँ मतलब हम खुद भी मतलब जमीन है, जमींदारा है और सिस्टम है, आप भी जानते हैं। तो जमीन पे बैठने का बहुत काम है कि वो जितनी भी उसने चारा काटना है, उसने जो है वो उठाना है नीचे से और नीचे बैठने का, तो वो है। दूसरा फिर ये है कि हमारा रिलीजियस बैकग्राउंड भी ऐसा है कि अक्सर लोग नमाज पढ़ते हैं, 5 वक्त की नमाज है, तो वो नीचे ही बैठ के ज्यादातर होती है। तो उसमें ये होता है कि जो नी का पेन है या आर्थराइटिस है, वो ज्यादा जल्दी जाहिर हो जाते हैं उसके सिम्टम, जो बाकी आर्थराइटिस की निस्बत कम होते हैं और उसमें लोड भी पड़ता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे मरीजों को कहता हूँ अमेरिका में कि मेरी तरह स्क्वाट करें, ये स्क्वाट करते हैं जैसे नीचे सिर्फ बैठना, आपने भी शायद देखा होगा, ये नीचे जैसे आता है ना पूंजी मार के या उस तरह, वो नहीं बैठ सकते जैसे हम पंजाबी में कहते हैं। अच्छा तो ये क्योंकि ये कुर्सी पे बैठने की इनको आदत होती है, तो इसलिए चूंकि उसकी इतनी एक्सट्रीम फ्लेक्शन होती है नी की, इतना ज्यादा वो बेंड होता है एक्सट्रीम फॉर्म में कि वो अर्ली ही डिटेक्ट हो जाता है। एक में जैसे मैंने आपसे कहा कि काम करते हुए भी कि जैसे आप चारा काट रहे हैं, या जैसे मोची भी आपने देखा है पूरी जिंदगी, तो मोची भी जमीन पे बैठ के पूरी जिंदगी उसने कुंजी मार के, जैसे कहते हैं ना, घुटने जो है पूरे एक्सट्रीम फ्लेक्स करके ही उसने काम किया पूरी जिंदगी। तो इस तरह से वो अर्ली हो जाता है। जैसे नमाज पढ़ते हैं तो लोगों को फिर एहसास हो जाता है कि घुटने में, तो घुटने का दर्द जो है वो काफी कॉमन होता है और आर्थराइटिस हमारे यहाँ काफी ज्यादा कॉमन है। बाकी जो है जैसे रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, वो तो रोमेटोलॉजिकल डिजीजेज हैं, डिसऑर्डर्स हैं, वो तो आपको पता है कि मल्टीपल जॉइंट और सिस्टेमिक डिजीज हैं। वो तो ऐसे है कि आपके जिस्म के सिस्टम जो है वो आपके खिलाफ हो जाते हैं जोड़ों के। ठीक ठीक। अच्छा, ये मुझे बताएं कि अगर चले नी पे शुरू हो जाते हैं, सबसे पहले जो नी है जो कि मोस्ट कॉमन है, जॉइंट रिप्लेस के लिहाज से भी कॉमन ही है। जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। अगर उसकी तारीख देखी जाए जॉइंट रिप्लेसमेंट की, तो ये तो काफी समझ लें कि 60-70-100 साल से लोग मुख्तलिफ कोशिशें करते रहे हैं। क्योंकि हमारी सारी भी जो डेवलपमेंट हुई, आपको पता है कि ज्यादातर तो यूरोप में ही हुई है इनिशियली शुरू में। तो वहां पे काफी सारे उन्होंने ट्राई की, ज्यादातर हिप में हुआ, क्योंकि नी का जो है ना वो आर्थोडिसिस या जिसे फ्यूजन कहते हैं, वो एक प्रोसीजर ज्यादा कॉमन था। हिप का जो है वो भी फ्यूजन करते थे, लेकिन हिप की जो फ्यूज करना, ये जोड़ को खत्म करना मुश्किल भी था, और दूसरा ये कि वो गहरा जोड़ था। तो जैसे जो सक्सेसफुल जॉइंट रिप्लेसमेंट जो शुरू हुई है वो बेसिकली हिप जॉइंट से हुई है, और वो जो सर जॉन चार्ले थे 1966-67 में, उन्होंने पहली जो है वो सक्सेसफुल हिप रिप्लेसमेंट की। और यकीन करें कि उस दौर में भी उनके कुछ मरीज जो हैं वो 20 से 30 साल तक भी उनके जॉइंट ने सरवाइव किया, उस वक्त भी किए हुए जोड़ों ने। उसके बाद जो नी रिप्लेसमेंट है, ये ज्यादातर फिर इसमें अमेरिका में भी, जैसे जॉन इंसाल आपके न्यूयॉर्क में ही डॉक्टर थे मशहूर बहुत, इन्होंने बहुत इनपुट किया और इन्होंने समझ लें कि फिर यहाँ से उसको पिक किया जॉइंट रिप्लेसमेंट एज ए सक्सेस।
लेकिन नी में फिर इनका काफी रोल रहा है अमेरिका में जो डेवलपमेंट हुई। चीमा साहब, मुझे ये था कि आप मुझे ये बताएं कि फॉर जनरल पब्लिक इसके सिम्टम्स जो लाइक नी पेन के या हिप, अगर दोनों को कंबाइन कर लें, इनके सिम्टम्स कैसे, लाइक पेन के साथ और कौन कौन सी लाइक चीजें हैं लोग फील करते हैं, जैसे वो कहते हैं कि कड़ाका निकलता है नी के अंदर ना, जॉइंट के अंदर, तो वो इस तरह के जो सिम्टम मुझे उस बारे में बताएं ताकि पता चले लोगों को कि ये नी है, हिप है, या क्या चीज है, किधर पेन किधर हो रही है, मसला किधर ये है। आपने दोबारा बहुत अच्छा सवाल पूछा। एक तो ये होता है कि ना कि जैसे कोई भी जोड़ का, जैसे मैंने आपको पहले भी अर्ज किया था कि जैसे एक्सट्रीम फ्लेक्शन है, वहां पे सबसे पहले जोड़ सिम्टम स्टार्ट होते हैं हमारे कल्चर में, कि जब जमीन पे बंदा बैठा है वो या वही जो पंच मार के, जो भी पालती मार के या जिस तरह भी आप कहें, तो उसको पहले एहसास होता है, कुछ मिनट के बाद उसको दर्द होना शुरू हो जाता है। पहले जैसे वो समझ लें कि 1 घंटा भी बैठ जाता था उस तरह से, अब उसके बाद 10 मिनट 15 मिनट के बाद उसके जो पट्टे भी अकड़ने शुरू हो जाते हैं और उसके जोड़ में उसको तकलीफ होना शुरू, तो उसको खड़ा होना पड़ता है या मूव, उसको हिलाना जुलाना पड़ता है, तो उससे अंदाजा होता है कि उसकी जो सिम्टम है वो बढ़ रहे हैं। दूसरा फिर ये होता है कि जैसे कुछ लोग उसके बावजूद अपने काम की वजह से या जिंदगी में जो भी उनके हालात होते हैं उनको उस पर जोर देना ही पड़ता है, वो काम करना ही पड़ता है, तो फिर हम अंग्रेजी में कहते हैं कि ओवर यूज, कि जैसे एक जोड़ पहले ही आप उसने अपने आप को खराबी के असरात बताने शुरू कर दिए, लेकिन आपने उस वक्त उसका इलाज अर्ली या शुरू में जो बगैर सर्जरी के, या जैसे फिजियोथेरेपी है या मेडिकेशन है या एक्सरसाइज है, या जिसको हम कहते हैं आप थोड़ी सी एक्टिविटी मॉडिफाई कर लें, क्योंकि जोड़ तो वही है आपके पास, उसका ख्याल नहीं रखा और उसको ओवर यूज करते रहे, उसको इस्तेमाल करते रहे, तो फिर वो ज्यादा नेक्स्ट स्टेज के आर्थराइटिस में जाना शुरू हो जाता है, जिसमें सैनोवियल इन्फ्लेमेशन होती है। उसके नतीजे में जोड़ों में पानी भर जाता है। आपने देखा होगा कि काफी सारे लोग वहां पे बार बार वो कहते हैं जी गोडे पानी भर गया, तो डॉक्टर को कहते हैं गोडे ने पानी कर, वो पानी तो मतलब निकलता रहता है, लेकिन वो फिर वही बात आ जाती है कि वो बार बार इसलिए भरता रहता है कि चूंकि सैनोवियल इन्फ्लेमेशन हो गई है, जोड़ के अंदर जो झिल्ली है या उसने पानी बनाना शुरू कर दिया, तो उसकी वजह तो वहीं पे है ना, और वो जी उसको इस्तेमाल भी उसी तरह कर रहे हैं बेचारे, तो वो बार बार पानी भरता है, बार बार जाते हैं, और उसमें काफी दफा हमारा तो एज ए सर्जन ये कंसर्न होता है कि यार वो कहीं अगर एसेप्टिक प्रिकॉशंस नहीं ली और कुछ नहीं हुआ और इन्फेक्शन हो गया, तो वो तो फिर एक बहुत बुरी सूरत हाल बन जाती है। तीसरी चीज ये होती है कि इंजरीज, वो आपको पता है वो भी काफी कॉमन होती है। एक तो हमारे यहाँ आपको पता है कि पहले स्पोर्ट्स लोग बहुत खेलते थे, अभी भी खेलते हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि थोड़ा उतना कम हो गया, जैसे लोग हॉकी खेलते थे, जैसे फुटबॉल खेलते थे, ये दो बड़ी मतलब कॉमन स्पोर्ट्स थी पहले वक्तों में। क्रिकेट भी खेलते हैं अभी भी, तो उसमें जैसे पांव स्लिप हुआ, आपका ध्यान नहीं हुआ, तो उसमें अक्सर एसीएल की इंजरीज, एंटीरियर क्रूशिएट, आपको पता है कि नी जॉइंट का स्ट्रक्चर ऐसा है कि ये मोबाइल भी बहुत है, और ये मोबाइल इसी वजह से है कि इसके अंदर जो है वो जोड़ भी हैं, लेकिन इसके लिगामेंट भी काफी ज्यादा हैं। जैसे जोड़ के जो दरमियान में 2 लिगामेंट है जिनको हम कहते हैं इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, इंटीरियर का मतलब पहले सामने, और उसके बाद एक होता है पोस्टीरियर क्रूशिएट, उसका मतलब होता है पीछे, तो पीछे का ये क्रूशिएट का मतलब है कि 4 की शक्ल बनाते हैं, तो इसलिए इसको क्रूशिएट कहते हैं। और इस तरह साइड पे भी होता है जिसको अंदर की तरफ कहते हैं मीडियल कोलैटरल लिगामेंट, अंदर की जो लिगामेंट होता है, बाहर का कहलाता है लैटरल कोलैटरल। सो बेसिकली जो 4 हैं मेन इसके जो मजबूत लिगामेंट होते हैं, और उनकी भी इंजरी, और स्पोर्ट्स रिलेटेड आपको पता है अमेरिका में तो बहुत ज्यादा है, हम बहुत ज्यादा देखते हैं उनको, पाकिस्तान में भी इंजरीज होती हैं, लेकिन उसी तरह वो जिसे पता ना, आप अक्सर लोग तो कुम्हार के पास चले जाते हैं देसी के, उसने वो सोजन भी हो गई, उसने वो पट्टियां लगाई कुछ कहीं, उसके बाद स्टिफनेस भी हो जाती है, तो वो इंजरीज भी फिर आगे एक दफा नी अनस्टेबल हो जाता है। और उसके साथ सिर्फ अनस्टेबिलिटी नहीं, उसके साथ उस वक्त भी कार्टिलेज की इंजरी होती है, जो आप मतलब जो कार्टिलेज है, जोड़ की जो गुदा है जिसको हम कहते हैं, जो उसके ऊपर सरफेस है, जो पॉलिश है, वो राइट। एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसका ये प्रॉब्लम है एज ए मतलब जिसे कहते हैं हमारी स्पीशीज या ह्यूमंस को, कि उसकी रिपेयर की कैपेसिटी हमारी बॉडी में बहुत कम है। जैसे हड्डी टूटेगी, मेरी हड्डी 5 दफा भी टूटेगी, और अगर मैं उसको सीधा, उसकी लाइन ठीक है, उसकी सीध ठीक है, तो वो 6 दफा ही जुड़ जाएगी, टूट और जाएगी। बहुत अच्छी जुड़ जाएगी। लेकिन अगर जोड़ के ऊपर जो कार्टिलेज है, जो उसका गुदा है, अगर उसको नुकसान पहुंच गया, तो वो फिर जो है उसकी रिपेयर जो है ना, वो उस तरह से जो जो असल कार्टिलेज थी वो बहुत कम वापस आती है। उसकी जगह एक जो उससे छोटी क्लास की है या उतनी अच्छी कार्टिलेज नहीं होती, वो बनती है, तो वो फिर इसी तरह पूरे प्रोसेस को स्टार्ट करती जाती है। तीसरा उससे ये चीज होती है कि जब वो कार्टिलेज खत्म हो जाती है रगड़ रगड़ के, तो फिर जोड़ के दरमियान भी सरफेस का कम हो जाती है, इसीलिए फिर जब वो एक्सरे पे भी हम देखते हैं तो उसकी स्पेस कम होती है, और वो फिर अगर वो आर्थराइटिस जारी रहता है, उस घुटने का इस्तेमाल जारी रहता है, तो फिर बोन ऑन बोन भी हो जाता है कि वो उसको रगड़ रगड़ के बोन के अंदर कर देता है। तो ये सारी स्टेजेस भी हैं, और इसकी डिफरेंट, इसी तरह जैसे मोटरसाइकिल का आपने देखा हमारे यहाँ बहुत ज्यादा इस्तेमाल,
तो मोटरसाइकिल से भी आप देखें कि जैसे किसी को लगे हैं, घुटना जाके लगा साइड पे किसी चीज पे, तो उसने घुटने को ऐसे लोड से पीछे किया तो उससे भी लिगामेंट इंजरी हो जाती है। इसी तरह अगर कार के अंदर है तो डैशबोर्ड की इंजरीज होती है, तो उसमें भी लिगामेंट की इंजरी होती है। लेकिन मोटरसाइकिल तो बहुत कॉमन है और उससे रिलेटेड इंजरीज भी बहुत कॉमन है। तो ये 2-3 फैक्टर हैं, समझ लें आप बात। एक तो ओवर यूज है, एक इंजरीज है जैसे मोटर व्हीकल इंजरीज हैं, और स्पोर्ट्स इंजरीज है। ये समझ लें 3 है। और उसके अलावा चौथा जो ग्रुप है वो रोमाटोलॉजी डिसऑर्डर है, जिसमें आपकी अपनी जो जिस्म के ही निजाम है उसमें ही एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाती हैं आपके हिप जो जोड़ों के झिल्ली के अंदर। ठीक। अच्छा, चूंकि चीमा साहब आपने बड़ा अच्छे तरीके से एलाबोरेट किया, एक्सप्लेन किया इसको, चूंकि आपके पास रेफरल सिस्टम है, आप बीइंग ऑर्थोपेडिक सर्जन पाकिस्तान में हो या इधर कोई हो, तो किस लेवल पे, लाइक कई लोग पाकिस्तान में आपको पता है कि तकरीबन सेल्फ रेफर्ड ही होता है, पेशेंट को लगे रहते हैं, पेन मेडिकेशन लेते रहते हैं, उनको पता भी नहीं होता। कई दफ़ा डॉक्टर कह देते हैं जी थोड़ा जोड़ जो नवा पैन वाला है, और लोग वैसे ही डर जाते हैं, पता नहीं जोड़ नवा किस तरह पैंदा है। तो आप मुझे ये बताएं कि एक तो पेन है ना, पेन इज वन लाइक अनकंट्रोल जो पेन है, जो कंट्रोल ना हो रही हो, इंट्रैक्टेबल पेन जो है, इज इंडिकेशन इन ऑस्टियोआर्थराइटिस। उसके अलावा और कौन सी इंडिकेशन है, और किस लेवल पे, रिहैब भी हो गई है, पेन मेडिकेशन भी ले रहे हैं, किस लेवल पे आप करते हैं कि अब इसकी नी रिप्लेसमेंट हो जानी चाहिए? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। इसमें दो वही बात है, हिस्से हैं। एक तो ये है कि ये जो फैसला है कि भाई कब जो है मरीज की जॉइंट रिप्लेसमेंट करनी। एक तो ये है जैसे एजिंग पॉपुलेशन, जिसको हम अमेरिका में कहते हैं कि लोग 70 साल के 65 साल के उन्होंने पूरी जिंदगी बढ़ी। यहाँ पे आपको पता है कि ज्यादातर लोग यहाँ बहुत एक्टिव लाइफ गुजारते हैं। उसकी वजह ये भी होती है कि हम मतलब सोसाइटी का यहाँ पे थोड़ा फर्क है हमारे वहां से। वहां भी लोग एक्टिव लोग गुजारते हैं, लेकिन वहां पे एक्टिविटी ज्यादातर ये होती है कि मजबूरी में होती है। जैसे अगर वो फिजिकल काम कर रहा है तो वो चाहेगा कि नहीं उसको आराम मिले, या मतलब उसके पास नौकर हो, कल्चर है ना। तो जो ही किसी के पास कल्चर पैसे आते हैं या उस तरह से वो होता है, उसके रिसोर्सेज इंप्रूव होते हैं, तो वो नौकर हो जाते हैं, उसको मदद मिलनी शुरू हो जाती है, तो उसकी फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है। तो उस सूरत में भी उसका वजन भी बढ़ जाता है। जैसे जिस उम्र में शुरू में तो वजन कम होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वजन बढ़ना शुरू हो जाता है और एक्टिविटी कम होती जाती है, तो जोड़ों पे लोड पड़ना शुरू हो जाता है। तो इसी तरह जब वो सिम्टम स्टार्ट हो जाते हैं एक दफा इन्फ्लेमेशन के, तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि स्टेजेस इन्फ्लेमेशन की, जैसे एक जिसमें यह है कि सनोवियल लाइनिंग है वो इन्फ्लेम्ड, उसने फ्लूइड बनाना शुरू कर दिया, पेन काज करना शुरू कर दिया। पेन भी किस तरह से होती है कि जब सनोवियल लाइनिंग जो जोड़ की झिल्ली है वो इस तरह के केमिकल छोड़ती है जॉइंट के अंदर जो पेन काज करते हैं। जब वो एक 4-6 महीने, एक मिनट, ठीक है, सॉरी, हाँ वो मैं चला, तो सॉरी, तो वो 4-6 महीने या उसका साल तक प्रोसेस चलता रहता है। तो उसके नतीजे में फिर जब वो कार्टिलेज को डैमेज करता है, तो बेसिकली आप बुनियादी तौर पर ये समझ लें कि जो भी मरीज मेरे पास जोड़ का आएगा, हिप का या नी का, अगर वो बहुत ज्यादा यंग नहीं है, जैसे 30 या 40 से नीचे है और उसकी कोई और हिस्ट्री नहीं है इंजरी की, तो मैं हर मरीज का एक्सरे कराऊंगा पहले। और वो एक्सरे में भी आपने ये मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो मुझे यहाँ पे भी आके काफी पूरे अपने इलाके में ये जो कैंसस में इसको हमें बड़ा आके इन्फ्लुएंस करना पड़ा कि ज्यादातर लोगों के एक्सरे जो थे वो नॉन वेट बेरिंग होते थे, लेटे हुए एक्सरे करते थे, क्योंकि आसान होते हैं। जैसे मरीज लेटा हुआ है उसके ऊपर एक्सरे मशीन लेके आए और वो एक्सरे कर दी। पाकिस्तान में भी मैंने ज्यादातर जो एक्सरेज हैं वो वजन डाले बगैर देखे। फिर हमने यहाँ के आके प्रोटोकॉल चेंज किया। हाँ जी, क्योंकि ये मैं उनसे यही हंसता हूँ, मैं कहता हूँ यार बात ये है कि वेट बेरिंग जॉइंट्स हैं ये मतलब हाथ एल्बो और उसकी तरह नहीं है कि नॉन वेट बेरिंग जॉइंट्स हैं। तो जैसे एक आदमी का वजन अगर 200-300 पाउंड है, जैसे पाकिस्तान में उसका 150 किलो वजन है या 125 किलो वजन, तो आप ये सोचें अगर वो 125 किलो एक जोड़ पे पड़ेगा तो वो उसकी सही इंफॉर्मेशन देगा ना हमें कि भाई उसके अंदर गैप कितना रह गया। तो मैं सबसे पहले तो ये रिकमेंड करूंगा मरीजों से भी और उनके अंदर अवेयरनेस करने के लिए कि जब भी अपने घुटने के एक्सरे कराएं, किसी भी जोड़ के, टखने के, अगर वो हिप के, स्पेशली आर्थराइटिस है हिप और नी के, हमेशा डॉक्टर से ये दरखास्त करें या उससे या जो एक्सरे करने वाले से कि हमें वेट बेरिंग एक्सरे चाहिए, हमें खड़े हुए एक्सरे चाहिए। ठीक। और उसमें दूसरा हम एक्सरे मैं ये करता हूं कि दोनों जोड़ उसमें शामिल करता हूं। उससे एक ये भी फायदा हो जाता है, बेशक जो सही जोड़ा वो एक ही व्यू में दोनों जोड़ आ जाते हैं, उसको हम कहते हैं कि एपी व्यू के फ्रंट से। तो उससे ये होता है कि ये भी पता चल जाता है कि उसकी अलाइनमेंट कैसी है। जो आपने बात कही थी उसमें एक बड़ी कॉमन चीज ये है, अगर आप देखेंगे लोगों से कहता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ हम शलवार कमीज पहनते हैं और अक्सर हमारा एक्सपोजर
नहीं होता बॉडी का, चूंकि हमारा कल्चर है, मुसलमान मुआशरा है और गर्म वो भी होता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखते हैं अमेरिका में, तो यहाँ पे जैसे लोग शॉर्ट्स पहन के फिर रहे हैं गर्मियों में, या बाकी भी लोग, तो बड़ी आसानी से आप अंदाजा कर लेते हैं कि इसकी नी की क्या डिफॉर्मिटी है। जैसे कुछ लोगों के घुटने जिसको, लेकिन हमारे यहाँ भी आपको होगा, वो कहते हैं जी घुटने आपस से बजते हैं, टकराते हैं, वो जीनू वैल्गम कहलाता है। तो उसमें घुटने और टांगे बाहर होती हैं। और एक आपने देखा होगा कि वायरस होता है कि जो टांगे अंदर को चली जाती हैं और घुटनों के दरमियान फासला काफी बढ़ जाता है, उसको जीनू वायरस कहते हैं। तो ये सारे, चूंकि वेट बेयरिंग जॉइंट की हमने बात की, तो अलाइनमेंट की वजह से, जब अलाइनमेंट ठीक नहीं होती, आप पैदाइशी भी होता है हमारा कि जैसे चलने का अंदाज मुख्तलिफ होता है, वो सारी, तो इसी तरह ये घुटनों की जो अलाइनमेंट होती है उसकी सीध, वो भी फर्क होती है। और उसके बाद जब आर्थराइटिस में हम जब एक्सरे कराते हैं तो वो ये भी देख लेते हैं कि इसका कौन सा जोड़ के जो 3 मेन हिस्से हैं घुटने के, जैसे अंदर का जोड़ है जिसको हम कहते हैं मीडियल जॉइंट टिबियो-फेमोरल, फिर बाहर का जॉइंट है जिसको हम लैटरल कहते हैं, और जो चपनी वाला जॉइंट जिसको हम कहते हैं पेटालो-फेमोरल जॉइंट। तो उसमें कैसा है आर्थराइटिस, और एक्सरे पे हमें अंदाजा हो जाता है कि जोड़ की जगह कितनी कम हो गई है। और उसके साथ फिर बॉडी जो है वो, यही जो मैंने आपसे पहले कहा था कि चूंकि बॉडी कार्टिलेज नहीं बना सकती, तो वो बॉडी कोशिश तो करती है हील करने का जिस्म, ये जोड़, तो उसकी बजाय वो हड्डी जो ऑस्टियोफाइट जिसको हम कहते हैं, वो जोड़ों के एंड पे हड्डियों के ऑस्टियोफाइट बनाना शुरू करती है। हड्डी के जोड़ गुदा, वो कार्टिलेज तो नहीं बनाई लेकिन हड्डी बनाई, जिसको हम कहते हैं कि मेक द बोन एट द रॉन्ग टाइम एट द रॉन्ग स्पॉट। तो उससे भी हमें अंदाजा हो जाता है। तो वो जो आर्थराइटिस की डिफरेंट क्लासिफिकेशन और स्टेजेस हैं, उसके तहत हम एक्सरे देख के ही अंदाजा लगा लेते हैं कि इस मरीज को अब जोड़ बदलने की जरूरत है। अच्छा, आप मैं जो अगला है ना, थोड़ा सा उसमें जॉइंट जो रिप्लेसमेंट है, आप जोड़ जो बदलना है, जो चेंज करना है, उसके बारे में पूछना है कि अगर एक बंदा जो है वो आ गया आपके पास, अब वो आपने जो जॉइंट रिप्लेसमेंट करनी है, मेनली नी की अभी बात हो रही है, उसमें आप ये बताएं कि ये रिप्लेसमेंट कितनी किस्म की होती है, जॉइंट जो चेंज करते हैं कितनी किस्म का है, लाइक वो सारी वैरायटी जो आप मतलब है, आप मुझे बताएं प्लीज। ये आपने काफी अच्छा सवाल पूछा है। मैं इस पे देखिए, जॉइंट रिप्लेसमेंट की जैसे रिसर्च होती है, सबसे पहले आपको पता है कि जैसे कोई नया आइडिया आता है, फिर उसको उसकी डिफरेंट मतलब फेज में पहले लैब के अंदर उसको रिसर्च करते हैं, पहले मटेरियल पे रिसर्च होती है, उसके बाद फिर वो दूसरे मतलब एनिमल्स पे रिसर्च होती है, फिर वो ह्यूमन ट्रायल्स होते हैं, FDA बड़ा लंबा प्रोसेस होता है। उसके बाद फिर वो उसको वैल्यूएट करते हैं, फिर उसकी डिफरेंट लेवल के अप्रूवल होते हैं कि ये एक्सपेरिमेंटल यूज के लिए है, ये इनिशियल यूज के, और उसके बाद फॉलो अप भी रहता है। कुछ ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट हमारे अप्रूव भी हुए, लेकिन बाद में उनके कॉम्प्लिकेशन आई तो वो मार्केट से विथड्रॉ किए गए। तो जोड़ की जो इटसेल्फ जो सक्सेसफुल, मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि जो सक्सेसफुल जॉइंट्स हैं, मतलब होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो कामयाब जॉइंट हैं उनमें एक तो सबसे कामयाब, तो अभी भी आज भी वही गोल्ड स्टैंडर्ड जिसको कहते हैं, वो यही है कि पूरा नी जोड़ रिप्लेसमेंट, जिसमें समझ लें कि आपकी चपनी भी, अमेरिका में तो हम चपनी भी बदलते हैं, पेटाला जिसको कहते हैं, यूरोप में इतना नहीं करते, ये हमारा उनका थोड़ा सा फर्क है, लेकिन हमारे मरीज इससे काफी मुतमिन है तो हम इसको करते हैं। और अंदर का भी जो जोड़ है, इनसाइड और बाहर आउटसाइड भी, तो ये पूरा समझ लें कि पूरा नी जॉइंट रिप्लेसमेंट होती है। और इसमें जो टिबिया है उसमें प्लास्टिक लगता है, फिट होता है, और उसके नीचे मेटल होती है, और जो फीमर जो ऊपर की बोन है उसके ऊपर फीमर लगती है, और पटला पे प्लास्टिक होता है। अच्छा, उसकी जो जॉइंट जो रिप्लेसमेंट है नी की, जिसको हम कहते हैं पूरे नी रिप्लेसमेंट, उसके भी जो 2 मेजर ब्रांड मतलब टाइप्स हैं। एक है जिसमें हम कह रहे थे क्रूशिएट लिगामेंट, कि जैसे फ्रंट क्रूशिएट लिगामेंट है उसको ACL कहते हैं, वो हम काट देते हैं, वो दोनों में काटते हैं। और जो PCL है, एक उसको स्पेयर करता है, एक उसको बचाता है, और एक उसको नहीं बचाता। तो दोनों की स्टडीज बहुत अच्छी हैं, लेकिन जो बचाता है उसके मरीज ये महसूस जरूर करते हैं कि उनको अपना घुटना काफी नॉर्मल महसूस होता है उसकी निस्बत जो कि जिसके क्रूशिएट जो है वो कट जाए, क्योंकि जो लिगामेंट्स होते हैं इनके अंदर भी रिसेप्टर्स होते हैं जो कि आपको ये बताते हैं कि घुटने की पोजीशन क्या है, आप किस पोजीशन में है, तो उससे भी इफेक्ट होता है। लेकिन ये 2 मेजर जॉइंट रिप्लेसमेंट है फुल। उसके साथ जो है उसको हम कहते हैं यूनी नी आर्थोप्लास्टी, कि जैसे जोड़ का सिर्फ एक ही हिस्सा खराब हुआ है, वो ज्यादातर यंग लोगों में होता है, जैसे 40s में हुआ, 50s में हुआ, अर्ली ईयर, सिर्फ एक ही जोड़ इन्वॉल्व है, तो वो ज्यादातर तो मीडियल होता है जिसमें घुटने अंदर की तरफ मुड़ते हैं, तब उसको हम यूनी रिप्लेसमेंट कहते हैं, या बाहर की तरफ होता है तो उसको लैटरल मतलब यूनी रिप्लेसमेंट कहते हैं। और एक फिर होती है पेटालो-फेमोरल जॉइंट रिप्लेसमेंट, उसकी आइसोलेटेड, लेकिन वो इतनी ज्यादा कॉमन नहीं है, ज्यादातर पूरा जॉइंट है या यूनी नी रिप्लेसमेंट। अच्छा, अगर एट ए टाइम आप कितने जॉइंट जो रिप्लेस करते हैं, लाइक अगर दो नी भी इन्वॉल्व, क्योंकि ऑस्टियोआर्थराइटिस तो पूरी बॉडी का भी हो सकता है, ठीक है, जितने जॉइंट्स होते हैं,
एट ए टाइम अगर नी भी इन्वॉल्व है, हिप भी इन्वॉल्व है, तो आप एट ए टाइम कितने कर सकते हैं? वैसे सिली क्वेश्चन था, मैं वैसे अपना नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। मैं तो बल्कि बड़ा खुश हुआ आपने ये सवाल पूछा है। देखिए इसमें बात ये होती है कि मैं दोनों जोड़ एक दफा में बदल देता हूँ नी के। अच्छा। क्योंकि हिप और नी होते हैं, उसके लिए ड्रेपिंग अलग करनी है, आपको प्रोसेसिंग अलग करनी होती है, तो वो तो नहीं है ऑर्थोपेडिक्स में ट्रेंड है। ऐसा नहीं है कि आप हिप भी एक दफा में बदल, लेकिन दोनों जो है वो नी रिप्लेसमेंट तो मैं खुद भी करता हूँ और किए हैं काफी। अच्छा, दूसरे जो है बायलैटरल हिप भी करने का, लेकिन इतना ट्रेंड उसका भी नहीं है, ज्यादातर नीज का है, ये एस्टेब्लिश्ड है। इसमें ये होता है कि 2-3 फैक्टर होते हैं। एक तो होता है कि मरीज का जैसे सेहतमंद होना जरूरी होता है, कि जैसे उसमें तरह से है, चूंकि टाइम सर्जरीज करनी है, कुछ टाइम है, लेकिन फिर भी 4 घंटे मतलब 3 घंटे समझ लें कि 3 घंटे तक लग जाते हैं। तो मतलब जैसे एक सर्जरी का जो मेरा सर्जिकल टाइम है वो तकरीबन 45 मिनट से मतलब अगर बहुत लंबा चले तो 1 घंटे के अंदर खत्म हो जाता है। तो एक जॉइंट, आप समझ, एक जॉइंट ठीक, जो मेरा टाइम है सर्जिकल। बाकी मज़ाहिर मरीज को सुनाने का टाइम है, उसको प्रिपेयर करने का है, या उसको उठाने बेहोशी से खत्म करने, वो थोड़ा लंबा लगता है। तो उस लिहाज से तो ये होता है कि जैसे हमारी टीम्स होती हैं, मेरे पास स्टाफ होता है, 2 असिस्टेंट होते हैं, तो एक असिस्टेंट उसके साथ मैंने कर लिया, उसके बाद वो उसकी फाइनल जिसे कहते हैं ड्रेसिंग करता है, क्लोज करता है, और मैं दूसरा साथ ही कर रहा हूँ, तो मैं देख भी रहा हूँ। तो ये तो चाहे उसमें टाइम बच जाता, क्योंकि हम जल्दी करना चाहते हैं ताकि मरीज ज्यादा देर एनेस्थीसिया में ना रहे। तो वो तो 2 जॉइंट हम करते हैं, लेकिन उसके लिए सेहतमंद होना इतना जरूरी है कि आप सर्जरी हैंडल। अगर किसी को हार्ट डिजीज है, किसी को मतलब डायबिटीज है, चेस्ट का प्रॉब्लम है, मतलब ब्रीदिंग के इश्यूज हैं, तो आपको पता है यहाँ पे तो उस लिहाज से भी मरीज होते हैं सिक, लेकिन उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए हमें कई दफा ज्वाइंट रिप्लेसमेंट करनी ही पड़ती है, नहीं तो वो उनके लिए बहुत ओवरऑल बुरा हो जाता है। तो ज्वाइंट रिप्लेसमेंट बायलैटरल होते हैं और बहुत अच्छे हैं। जितने मरीजों के मैंने किए हैं आज तक, मतलब उन्होंने किसी ने एक ने भी नहीं कहा कि भाई मुझे अलग करने चाहिए थे। वो बड़े खुश हैं, बल्कि वो दूसरों को भी कहते हैं मेरे पास और भी भेज। अच्छा, पहले शुरू में आप बता रहे थे कि अगर एक दफा जॉइंट रिप्लेसमेंट हो जाए तो वो शायद 20-30 इनिशियली था, कितने अरसे तक चल जाते हैं जॉइंट? हाँ, इस पे ये मुनहसर होता है कि बंदा कितना एक्टिव है। और अच्छा। जैसे मैं अपने मरीजों को एक चीज बताता हूँ, मैं कहता हूँ कि देखो, जो भी बात है कि जो अल्लाह का बनाई हुई चीज है उसका हमारा कोई मुकाबला नहीं। जो आपका अपना ज्वाइंट है, उसमें उसका फर्क क्या है कि वो एक लिविंग ज्वाइंट है। फिर भी बेशक उसमें रिपेयर की कैपेसिटी उतनी नहीं, लेकिन जितने साल उसको लगते हैं खराब होने में, अगर रेगुलर लाइफ में हम जिसको ओवर यूज कहते हैं, और वहां तक पहुंचने में 60 साल 70 साल, तो उसने बड़ा अच्छा टाइम गुजारा होता है। और उसमें रिपेयर, ये जो ज्वाइंट होता है ये एक डेड ज्वाइंट है, मतलब मेटल का बना हुआ प्लास्टिक है, इसमें रिपेयर की कैपेसिटी नहीं। एक बात, फिर इसकी एक जैसे एक फिनिट लाइफ है, जिसको हम कहते हैं इन्फिनिटी के जैसे लामहदूद, और एक फिनिट है महदूद। तो इसकी एक महदूद लाइफ है। ये ऐसे ही है जैसे कि आप समझ लें, जैसे हम वो बचपन से सुनते थे ना कि अंडा, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। तो जैसे अगर आप उसका रोज अंडा लेते रहे आराम आराम से, तो वो सोने के दे, लेकिन अगर आप इतने लालच में आ जाए कि नहीं यार मैं एक ही दफा सारे अंडे निकाल दूं उसके अंदर से, तो वो फिर उसका नतीजा आपके सामने ही, मतलब यही हमने एक सबक सीखा था कि भाई आप आहिस्ता आहिस्ता करके। तो इसी तरह इसमें भी ऐसे ही है कि आपको ये जॉइंट रिप्लेसमेंट से ये मरीजों की हम एक्सपेक्टेशन यही नहीं कहते कि आपको गारंटी मिल गई ही कि आप दोबारा से उसी तरह एक्टिव हो गए जो 20 और 30 साल में थे। आपको इसको चलाना है, इसका ख्याल रखना है, ये आपका ख्याल रखेगा, आप इसका ख्याल रखेंगे। अगर आप बहुत ज्यादा मतलब एक्टिविटी बहुत ज्यादा करेंगे, स्पेशली यंग लोगों में हमें काफी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उनका माइंड भी यंग होता है और वो तकलीफ से भी काफी गुजरे थे, वो बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव दोबारा होना चाहते हैं। तो उस लिहाज से तो वो डिपेंड करता है। लेकिन एवरेज आमतौर पे, जैसे मैंने ये बता दूं मैं, जितने मैंने आज तक जिंदगी में वो जोड़ रिप्लेस किए हैं, अभी तक मैंने एक भी अपना रिवाइज नहीं किया, मतलब इस वजह से कि उसकी लाइफ खत्म हो गई। और इसी तरह अल्लाह का शुक्र है कि उस लिहाज से भी हमारा बहुत अच्छा है यहाँ पे, इसीलिए मैं खुश भी हूँ। वहाँ पे वो बात होती है जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, मरीज भी खुश हैं, रिजल्ट्स भी अच्छे हैं, तो वो फिर हालांकि वहाँ बहुत बड़ी पाकिस्तानी कम्युनिटी नहीं है, लेकिन एक ओवरऑल माहौल और कोई बात है हॉस्पिटल का वर्किंग और सोसाइटी की जो है, तो वो काफी है। तो वो मरीज की हमारे इन्फेक्शन रेट भी ऑलमोस्ट पिछले 2-3 साल से मेरा एक भी हमारा जो है वो इन्फेक्शन नहीं हुआ। तो रिजल्ट समझ लें कि मतलब ज्यादातर लोगों को जब 60 में जॉइंट रिप्लेस करते हैं या 70 में, तो वो उनकी लाइफ टाइम तो चलेगा। नहीं, मैं वो आपने खुद ही आपको जवाब देने लगे थे। एक तो आपने ये बताया कि सर्जरी जो है वो 1 से 2 घंटे की है, ठीक। मैं लोगों को पता चले, क्योंकि लोग जो है ना इस बारे में ज्यादा इंटरेस्ट होते हैं कि सर्जरी कितने घंटे की होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है
कि एनेस्थीसिया, इसके अंदर जो एनेस्थीसिया हम लोगों को देते हैं वो लोकल होता है, स्पाइनल होता है, या जनरल एनेस्थीसिया आता है? ये थोड़ा सा, इसको ज्यादा लंबा नहीं, थोड़ा सा चाहिए। असल में तो बहुत वही बात है, अच्छी आपने बात पूछी है। इसमें ये होता है, देखें मुख्तलिफ ऑप्शन है। जैसे हम ज्यादातर पसंद करते हैं स्पाइनल एनेस्थीसिया। राइट। स्पाइनल एनेस्थीसिया की ये होता है कि मरीज होश में रहता है, सिर्फ उसके नीचे से टांगे जो हैं वो सुन हो जाती है। अच्छा, ठीक। अमेरिका में ये हुआ है, कुछ जो पहले लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स होती थी एनेस्थीसिया की दवाइयां, जैसे 6-8 घंटे का एनेस्थीसिया, उनसे कुछ कॉम्प्लिकेशन हुई। आपको पता है यहाँ पे सख्ती बहुत ज्यादा है, तो उन्होंने ठीक। उस लिहाज से उनका बैन कर दिया कि वो हमारे एनेस्थीसियोलॉजिस्ट उनको यूज नहीं करते। लेकिन वो हमें कहते हैं आमतौर पर 2 घंटे का टाइम देते हैं कि 2 घंटे के अंदर अंदर आप मरीज हटा के ड्रेप करके उसकी सर्जरी करके उसको क्लोज करके, तो वो हम काफी उनको प्रेफर करते हैं जिनका भी स्पाइनल एनेस्थीसिया हो सकता है, क्योंकि मरीज अच्छा। होश में भी रहता है और उसके बाद उसकी रिकवरी भी बेहतर होती है। उसके अलावा जो जो मतलब पूरा बेहोश करके करते हैं वो भी काफी कॉमन है। इसके साथ फिर ये होता है जो आपने पूछा, उसमें ब्लॉक्स भी होते हैं, कि जैसे हम ब्लॉक कर रहे थे उसको जिसे कहते हैं शैटिक नर्व ब्लॉक था, उसके अलावा थाई के अंदर भी ब्लॉक हम करते थे, फिमोरल नर्व ब्लॉक करते थे। ठीक। और उसमें ब्लॉक्स में ये होता था कि मरीज को बिल्कुल आराम आ जाता था, पेन जैसे उसको होता ही नहीं, वो 12-14 घंटे लॉन्ग एक्टिंग एनेस्थीसिया यूज करके। लेकिन उससे अगले दिन जो उसकी होती थी ना, जिसको हम ट्रांजिशन कहते हैं, कि एक से कैफियत से दूसरी कैफियत में जाना, उसमें उनको ज्यादा प्रॉब्लम होती है। कि जैसे ठीक। दूसरे दिन हम जा रहे हैं कि मरीज को मूव करना है, मोबिलाइज करना है, तो वो मरीज को दर्द होना, तो वो उसको बर्दाश्त नहीं कर, तो हमने उसको भी किया, फिर हमने दोबारा उसको बदल के, तो अब हम उसको लोकली हम उसको यहाँ पे, तो वो कहते हैं दवाइयों का मुख्तलिफ मजमुआ करके तकरीबन 100 ml बन जाती है। उसमें मॉर्फिन भी होती है, उसमें टोराडॉल भी होता है, उसमें लोकल एनेस्थेटिक भी होता है। उनको मिला के हम जहां जहां दर्द के पॉइंट है ना, जैसे स्किन है, उसकी जिल्द है, उसके इर्द गिर्द लगा देते हैं। लिगामेंट के जो भी पेन, जो दर्द करने वाली चीजें हैं जॉइंट में, उसमें हम इंजेक्ट कर देते हैं, तो वो भी मरीज को 8-10 घंटे दे देता है। और कुछ हम उसको चाहते हैं कि थोड़ी बहुत, जिसे कहते हैं ना पेन, उसको साथ हमने एक प्रोग्राम बनाया हमारा है यहाँ पे, जॉइंट रिप्लेसमेंट पूरा सर्टिफाइड प्रोग्राम है। तो हम मरीज को पहले से ट्रेंड करते हैं कि कितनी दर्द होगी, कितना तुम राइट। एक्सपेक्ट करना है। तो उससे वो फिर हमारा समझ लें कि जैसे आज मैंने सुबह जॉइंट रिप्लेसमेंट की है, तो हमारा गोल होता है कि शाम को मरीज उस पर चले। और ज्यादातर आपको बताऊं डॉक्टर साहब, मेरे मरीज दूसरे दिन हद से ज्यादा कुछ 3 से 4 दिन तक घर चले जाते हैं। वाह। अच्छा, अभी मैंने रीहैब के ऊपर बात करनी है पोस्ट आप, लेकिन उससे पहले जो, क्योंकि आप हमारा दोनों का ही बैकग्राउंड जो है देहाती है, तो उधर लोग जो है, कोई कहना कि आपके जो जॉइंट है वो खराब है, बदलने वाले हैं, वो लोग सबसे पहले कहते हैं फलाना मार गया सी, जॉइंट चेंज हो सी। ठीक है, क्योंकि इसमें कॉम्प्लिकेशन होती हैं, कोई रेयर केसेस में अगर इन्फेक्शन हो जाए, जैसा डीवीटी या ब्लड क्लॉट वगैरह हो जाए, तो आप मुझे इस चीज़ के बारे में बताएं, और रिकवरी पीरियड जो है वो कितने अरसे का होता है और इसमें क्या इसमें एहतियात है? ये होता है डॉक्टर साहब, बात थोड़ी सी ये होती है ना, कि जैसे हम मरीज को ऑप्टिमाइज करते हैं, कि जैसे मरीज आया हमारे पास पहले, राइट। उसकी जोड़ देख के हमने देख लिया कि इसको जॉइंट रिप्लेसमेंट की जरूरत है, उसने इलाज भी सारा करा लिया, वो मत, तो पहले हम ये देखते हैं कि उसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसको हमने स्क्रीन करना है। जैसे उसका बीएमआई कितना, उसका वजन कितना ज्यादा है। फिर हमने ये देखना है कि वो न्यूट्रिशनली मेल न्यूट्रिशन है, अंडर ओवर न्यूट्रिशन है, और उसके साथ उसको मेडिकल प्रॉब्लम्स क्या हैं। जैसे वो डायबिटिक है, डायबिटीज, उसको शुगर की तकलीफ। फिर हमने शुगर में ये देखना है कि इसका कंट्रोल कैसा है, उसकी A1C कैसी है। हमने एक कट राइट। मार्क रखा हुआ है, जैसे 7.5 है, बहुत रेयरली हम उससे ऊपर जाते हैं, तो ये ठीक। 7 रखी हुई, तो उससे A1C उसकी ऊपर है, तो हम उसको डायबिटोलॉजिस्ट या उसके प्राइमरी केयर फिजिशियन के पास दोबारा भेजेंगे। जब तक ये नीचे नहीं आएंगे हम उसकी सर्जरी नहीं करेंगे। इसी ठीक। तरह हार्ट डिजीज का हमें पता चलता है कि उसको ब्लड प्रेशर हार्ट है, तो हम हार्ट वाले के पास भेजते हैं, वो उसको ऑप्टिमाइज करता है, वो हमें सर्टिफाई करता है कि हाँ ये बंदा जो है इसकी सर्जरी, तो कई दफा हमने भेजा है। इसके अलावा फिर हम उसकी पल्सेस भी चेक करते हैं, उसकी नब्ज के, भाई उसमें सर्कुलेशन का प्रॉब्लम तो नहीं है। तो फिर जब सर्कुलेशन का प्रॉब्लम लगता है तो हम उसको वैस्कुलर सर्जन के पास भेजते हैं जो नसों का इलाज करता है। फिर वो भी उसमें कई दफा पहले से उसको प्रोसीजर लगाता है कि इनफ सर्कुलेशन हो उसमें। इसी तरह समझ लें कि यही जो बात थी कि अगर वो उसको दमा है जैसे बीमारी है, या किसी को सिगरेट पी पी के उसको उसके लंग्स खराब हो गए हैं, तो हम उसको जो पल्मोनोलॉजी वाले के पास भी स्पेशलिस्ट के भेजते हैं कि वो उसको, तो ये सारा वर्कअप होता है, ऑप्टिमाइज होता है। कई दफा मरीज की सर्जरी नहीं कर पाते क्योंकि वो क्लियर नहीं होता। तो ठीक। हमारे मुल्क में थोड़ा बहुत इसकी जरूरत है कि अगर आप मरीजों को उस लिहाज से ऑप्टिमाइज करें एज ए सर्जन, तो हम सर्जरी कर देंगे। हमने उसका, जैसे पंजाबी के गोडा तो बदल देता है, लेकिन हमने मरीज का जो घुटना है वो तो एज ए होल इंसान का बदलना है ना। अगर वो ठीक। इंसान के अंदर को फैक्टर है, जैसे आजकल कोविड फैला हुआ है, आप समझ लें, तो कोविड में हाँ। कितना कॉमन है कि ज्यादातर डेथ उन्हीं लोगों की हो रही है बेचारों की, या सिक ज्यादा होते हैं जिनको को एग्जिस्टिंग डिजीज होती है।
तो इसी तरह अगर उनके डिजीज हैं उस तरह से, तो वो ऑर्थोपेडिक को भी उसी तरह इफेक्ट करेंगी। तो अगर उसकी ऑप्टिमाइजेशन होगी या उसको पहले से पकड़ा जाएगा और उसका इलाज ठीक किया जाएगा मरीज की, जो उसको उसके बाद जब वो उस काबिल होगा कि उसकी सर्जरी की जाए करेंगे, तो इंशाल्लाह कॉम्प्लिकेशन भी बहुत कम होती है। दूसरी बात है कि फिर ये भी देखना होता है कि उसमें वो चांस मेरे ख्याल में ज्यादा होता है कि वो मरीज की ऑप्टिमाइजेशन में तो कमी रह जाती है, और मरीज वैसे तो चल फिर रहा होता है, आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं, लेकिन आप खुद डॉक्टर आप देखते हैं कितने मरीज चल फिर रहे हैं, लेकिन उधर कितने मसले मसाइल होते हैं। दूसरा उसमें प्रॉब्लम ये हो जाता है कि वो उसके बाद कॉम्प्लिकेशन हो गई, तो फिर जैसे डीवीटी है उसकी प्रोफिलैक्सिस भी हमारे यहाँ मतलब समझ लें कि उस जोर पे नहीं की गई जो यहाँ पे की जाती है। जैसे हर मरीज की हम प्रोफिलैक्सिस करते हैं, फिर उस पर ये डिपेंड करता है कि एक्टिविटी कैसी है। सबसे बड़ी तो डॉक्टर साहब एक्टिविटी जिसे कहते हैं हरकत में बरकत है। उसके अलावा तो समझ लें, आप भी जानते हैं, इससे बेहतर तो कोई इलाज नहीं है ना, इससे इससे परहेज इससे बेहतर कोई नहीं कि हरकत में तो सर्जरी के बाद भी अगर मरीज हरकत करे, उसमें मैं थोड़ी सी आपसे टाइम लूंगा ज्यादा इसमें, कि मैंने कल्चरल जो अपना ना मुआशरे का फर्क भी देखा है, क्योंकि मैंने वहां भी बहुत टाइम गुजारा है और वहां भी आप सर्जरी की है, यहाँ भी काफी करे। तो ये फर्क होता है कि हमारे यहाँ चूंकि बीमार जो है वो सिक रोल में चला जाता है, कि जैसे सर्जरी हो गई, ऑपरेशन हो गया, उन्हें आखना है कि यदि को मालिश कराओ, तो ये मतलब गोटा, तो मरीज भी कहे कि मेरा हो रही कोई गोटा हलाए, मेरे को नहीं है ना, क्योंकि दर्द होता है उसको। और पता लेने आ रहे हैं, देखो कितने मरीज आते हैं, 10-10, 15-15, 20-20 लोग पता, और अगर कोई पता लेने नहीं आया तो नाराजगी भी हो जाती है, यार मेरा पता नहीं लेना आया। तो बात ऐसे तो वो एक स्ट्रिक्ट रोल में चले जाते हैं। उससे ये जो एक्टिविज्म होता है कि आपने खुद कंट्रोल करके अपनी मतलब उसको फॉलो करना है और थेरेपी करनी है, आपने खुद चलना फिरना है, वो उस पर भी बहुत डिपेंड करता है। यहाँ पे समझ लें कि मरीज को हम उसी दिन चला देते हैं, आपको बताया, ज्यादा से ज्यादा अगले दिन सुबह चला देते हैं, 2 दिन के बाद, 1 दिन बाद जब मरीज घर जाता है तो वो चल के जाता है अपने पाँव पे, और उसके लिए घर तभी भेजते हैं जब वो हमें पता होता है, हमारा जो केस मैनेजर है और फिजिकल थेरापिस्ट है वो उसके लिहाज से देखता है कि उसके घर के अंदर स्टेप सीढ़ियां हैं, उसको किस तरह की जरूरत है, और वो सारी उससे करवा के देखता है कि ये अकेला। तो मरीज अकेले घर जाते हैं और अकेले ही रहते हैं ज्यादातर, बहुत कम होते हैं जिनकी कोई बेटी आ गई, कोई भाई आ गया या कोई हो गया तो साथ रहेगा। तो 6 महीने बाद मरीज आते हैं तो वो काफी हद तक उनको रिलीज कर देते हैं ज्यादातर मरीजों को, कि भाई ठीक है तुम खुद हो, तुम्हारे फंक्शन सारा वापस आ गया काफी हद तक, और उसके बाद तुमने खुद वर्जिश करनी। लेकिन पाकिस्तान में थोड़ा सा लेट हो जाता है, क्योंकि वो यही बात है कि जो सर्जरी के फौरन बाद का जो पीरियड जो सबसे अहम होता है, उसमें हमारा जो प्रोसेसिंग है पेशेंट की भी, सोसाइटी की भी, और उसकी जो रीहैब, उसमें थोड़ी सी कमी रह जाती है मेरे ख्याल में। हो सकता है बेहतर हो गया। ठीक। अच्छा जी, चीमा साहब, आपने अब मुझे ये बताएं कि नी पेन की आपने बात की, तो कितने अरसे तक बंदा फंक्शनल हो जाता है? लाइक आज डिस्चार्ज किया आपने, पहले तो वो डेफिनेटली रीहैब होगी जिसमें वो वॉकर यूज करेगा या केन, प्रेशर ज्यादा नहीं डालेगा उसके ऊपर। कितने अरसे तक वो फंक्शनल हो जाता है, दोबारा अपने मतलब खेलना शुरू कर दे? खेलने का तो जो आम एक्टिविटी, ज्यादातर तो वो खेलने वाले लोग आप समझते नहीं उस उम्र में नहीं होते, लेकिन रेगुलर एक्टिविटी तो समझ लें कि हमारे तो गाफ तो खेल हाँ, सकते हैं ना? हाँ नहीं नहीं मतलब समझ लें वही बात है कि 3 महीने के बाद आप काफी हद तक देखें, हम मरीज को वैसे ये कहते हैं कि उसको तकरीबन 6 महीने से 1 साल लगता है कि जब उसको ये याद ना रहे कि उसका घुटना बदला था। ये हमारा समझ लें कि एज ए सर्जन ये गोल होता है, ड्रीम गोल है जिसे कहते हैं, कि जब मरीज को ये याद ना हो कि उसका जोड़ बदला। और ऐसे मरीज वाकई होते हैं, और 6 महीने से साल के अंदर ज्यादातर लोगों को याद नहीं रहता। कभी कभार उनको क्लिक होती है या ट्विस्ट इवन मतलब कभी कभार इस तरह से हुआ अनइवन ग्राउंड पे एकदम चले उड़े, वो थोड़ा बहुत महसूस है, वो तो आम हाल में हमें भी होता है, कभी एकदम हमने घुटना इधर उधर कर दिया, थोड़ा खिंचपाटी जिसे पंजाबी में कहते हैं। आप ना थोड़ी सी प्रिवेंशन का बता दें, ताकि लाइक नी आर्थराइटिस तो एज के साथ साथ डिजेनरेशन, जो जॉइंट ने कमजोर होना है, जो उसके अंदर जो जॉइंट के अंदर जो है झिल्ली है या दूसरे जो अंदर चीज है, उसने डिस्ट्रक्शन होनी है उसकी। तो मुझे ये बताएं कि आप वो किस तरह अवॉइड किस तरह कर सकते हैं, प्रिवेंशन किस तरह कर सकते हैं? जिस तरह आप पहले बता रहे थे नमाजी है उसको क्या करना चाहिए, उसके अलावा जो एक पेन में जो घास काटते हैं या जो फसल के चारा काटते हैं उनको क्या करना चाहिए? उसके अलावा कई और लोग जैसे कारपेट वाले हैं, कारपेट को गोडे से वो ठीक करते हैं, ये सब कुछ चीजें हैं, किस तरह कर सकते हैं? देखिए ये तो जो आपने कारपेट वाले की बात की, मैं सबसे पहले तो मैं इसी को देखूंगा, क्योंकि अभी मैंने रिसेंटली यहाँ पे वो था थोड़ा कारपेट लूज, तो हमने बंदे को बुलाया, तो उसने वो रखा हुआ था उसी तो रखी, लेकिन उसको घुटना मार मार के स्पेशली सीढ़ियों पे ना उसको फिट कर रहा था, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा। पेट्रोलो ज्वाइंट का क्या होगा जो फ्रंट चपनी वाला है, तो वो ही जाएगा ना उसको।
तो मतलब समझ लें कि वो तो एक इनका लाइफ स्पैन है। ये इसी तरह का लाइफ स्पैन है कि जैसे अगर जो यहाँ पे माइंस में काम करते हैं, या जैसे हमारे यहाँ ऑयल इंडस्ट्री बहुत ज्यादा है कैंसस में, तो हमें पता है कि वो 25 या 30 ईयर्स बहुत ज्यादा किसी ने काम कर ले तो कर, क्योंकि वो काम ही टफ है। इसी तरह जो ये बात आपने कही है, असल बात सिर्फ ये है, जैसे सबसे ज्यादा जो मजबूत चीज है वो ये है कि एज ए ह्यूमन, एज ए इंसान, हम एक ही काम कर सकते हैं। एक या समझ लो, उसको डिवाइड, हम तकसीम कर लेते हैं। एक तो ये कि हम इंजरी से परहेज करें, और दूसरी बात है कि जिस चीज को हम ओवर यूज करते हैं उसके लिए हम उस चीज को बिल्ड अप करें। कि जैसे अगर एक बंदे का वजन ही जिसे कहते हैं 100 किलो है, और उसने 150-200 किलो की भरी चुकी हुई अपने सर पे पट्टे उठाए हुए हैं, तो आप समझ रहे हैं वो उसके मतलब डबल हो गया ना उसके जॉइंट पे। जॉइंट उसके लिए तैयार नहीं। अगर वो उसको जिसे कहते हैं 1 किलोमीटर या आधा किलोमीटर भी लेके जा रहा है, आपने देखे ना कितने, मतलब हम तो, ये बात है हमारी तो गाँव के अंदर जिंदगी गुजरी है, कितने वो भारी भारी लेके जा रहे हैं, देखा रहे होते, लेकिन वो उठा के लिए वजन, तो वजन जोड़ तो उसके लिए उतने नहीं तैयार किए हुए, क्योंकि उसका वजन भी कम है, उससे अपने डबल उसने उठाया हुआ वजन। तो ये इन चीजों के कि उनको मसल, तो एज ए इंसान जो है हम एक ही काम कर सकते हैं, हम मसल को बिल्ड कर सकते हैं या हम मसल को वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा। तो जैसे अगर हम मसल बिल्डिंग रखें, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करें, जिसको हम स्टैटिक स्ट्रेंथनिंग भी कहते हैं। अगर आप यकीन करें डॉक्टर साहब, आप जैसे टीवी देख रहे हैं, तो मैं अगर अपनी टांग हवा में उठा के रखूंगा, आप खुद देखिएगा, तजर्बा करके कितनी देर तक आप रख सकते हैं। हार्डली 1 मिनट नहीं गुजरेगा, आपके जो क्वाड्रिसेप्स है उसमें एकिंग शुरू हो जाएगी। तो हालांकि मतलब कोई इतनी बड़ी चीज, आप कहेंगे यार मैं अपनी टांग ही उठा रहा हूँ, लेकिन हम अपनी टांग भी उठा के नहीं रख सकते हवा में 1 मिनट 1.5 मिनट के लिए, क्योंकि पट्टे विद द टाइम जब वो हम एक्टिविटीज नहीं करते तो कमजोर होते जाते। तो मैं अपने सारे जो रिश्तेदार हैं, दोस्त अहबाब भी हैं, सबको मैं यही कहता हूँ कि पट्टे में, जैसे क्वाड्रिसेप्स जिसको हम कहते हैं, ये जो फ्रंट का जो मसल है सामने का, इसकी सबसे बड़ी मिसाल आपने देखी हुई कि जैसे लोग, आपने भी कभी ऑब्जर्व किया कि जैसे मस्जिद की मैं बात करता हूँ कि कितना कॉमन होता है कि लोग, आप देखते हैं कि पहले वो नीचे बैठ के नमाज पढ़ते थे, फिर आप उनको देखते हैं वो कुर्सी में बैठ के नमाज पढ़ते हैं, वो स्विच कर, क्योंकि नीचे एक तो बैठने में दर्द भी होता है, उनके घुटने की आर्थराइटिस वैसे जिसको कहते हैं कंट्रैक्चर हो जाता है, वो पूरा बेंड नहीं होता। दूसरा है कि उनके पट्टे भी कमजोर हो जाते हैं, कि वो इस काबिल नहीं रहते कि वो नीचे से बार बार उठ के खड़े हो सके और खुड़ के फिर नीचे बैठे होना। लेकिन अगर आप ये सोचें, अगर वो क्वाड्रिसेप्स को स्ट्रांग रखें, उसकी वो ट्रेनिंग करते रहे, एंटी ग्रेविटी मसल है, जैसे नीचे से उठ के हवा में, जैसे कुर्सी हम यहाँ पे वो कहते हैं कि जैसे जैसे कुर्सी आपके पास नहीं है लेकिन आप कुर्सी की तरफ बैठे, तो यकीन करें कि कितने आपके पट्टे मजबूत। उसके लिए किसी वजन की जरूरत नहीं, आप अपने जिस्म का वजन ही अगर अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें तो वही आपके मसल मजबूत कर सकते। तो मेरी तो अपने सब बहन भाइयों से, सब अपने पाकिस्तानी जो हमारे मोहतरम हैं सारे, उनसे यही दरख्वास्त है कि वो हम सब अपने पट्टे मजबूत कर सकते। जैसे बॉडी बिल्डर भी आपने देखे, अगर वो उस पर फोकस करता है तो वो कितने बढ़ा लेते हैं पट्टे। तो उस तरह तो हम सब ही कर सकते हैं ना, किसी न किसी फॉर्म, उतनी एक्सट्रीम फॉर्म में तो नहीं, लेकिन इतनी तो कर सकते हैं कि हम अपने जोड़ों पे उसका जोर कम, क्योंकि वजह यही होता है कि पट्टे कमजोर होते हैं तो वो जोड़ पे वजन पड़ता है, तो वो जोड़ के अंदर फिर वही जो प्रॉब्लम जो कार्टिलेज का है, जो इंजरी का पैटर्न भी है और क्रॉनिक है, उसके ऊपर ओवरलोडिंग है, उससे वो खराब होती है। अच्छा चीमा साहब, नी पे काफी बात हो गई है, अब मुझे ये बताएं, पता नहीं ये क्वेश्चन आपसे रिलेटेड है कि नहीं, लेकिन चूंकि आपको पता है, मैं खुद अभी जाता रहता हूँ गाँव, तो लोगों को तो ज्यादा यही नहीं पता होता कि वो तो कहते हैं जोड़ा दर्द है, कभी नहीं पता जोड़ ऑस्टियोआर्थराइटिस है या कुछ और है। लोगों को ये जो फॉल होता है, लाइक गिरने से बचाने के लिए, ताकि उनको इंजरी ना हो, उनको कोई ट्रामा ना हो, कोई एक दफ़ा ट्रामा हो गया तो इट्स डिफिकल्ट कि उनको रिकवर करना पड़े, तो आपके लिए प्रिवेंशन के लिए क्या एडवाइस करेंगे बुजुर्गों के लिहाज से? बड़ी अच्छी बात की है। अच्छा देखें, दो तीन चीजें हैं जो खुद भी मैं, अब चूंकि बुजुर्ग ही हो रहा हूँ, मैं हूँ बुजुर्ग ही तो दो तीन चीजें देखिए, एक तो ये होता है हमारे यहाँ, मैं अब कल्चरल सी बात करूंगा अब आपसे, ये बड़ी अच्छी बात आपने कही है। उसमें ये था कि जैसे अगर आप सोचेंगे कि हमारे यहाँ गर्मी होती है साल में तकरीबन 10 महीने गर्मी होती है, 9 महीने कह लें, या बाकी जो काम सख्त करने वाले हैं उनके लिए सारा साल ही गर्मी होती है, क्योंकि उनको तो सारा साल ही पसीना आना है बेचारों को। भाई अगर सर्दी में भी वो खेतों में काम कर रहा है, पट्टे उठा रहा है, हैवी काम कर रहा है, तो पसीना तो आ ही जाएगा ना। तो आप ये सोचिए कि जैसे हमारा कल्चर होता है, जिसको हम आप भी समझते हैं पोस्चरल हाइपोटेंशन, अगर एक बंदा पहले ही स्वेटिंग कर रहा है, वो इलेक्ट्रोलाइट्स भी अपने लूज कर रहा है, और जैसे बुजुर्गी होती जा रही है, आपको पता है आर्टरीज का जो इलास्टिसिटी है वो भी कम होती जाती है, तो पोस्चरल हाइपोटेंशन काफी हो जाती है लोग, ठीक, और डिहाइड्रेशन की वजह से भी उनका फॉल होने का चांस बढ़ जाता है। और उसके साथ ये बड़ी सिंपल सी मैं बात आपसे अर्ज कर, जैसे आपको याद होगा, मैं उस कल्चरल जो बात करने की, जैसे हमारे यहाँ लोग लस्सी पीते थे, चाटी की लस्सी। अब आप सोचेंगे जो चाटी की लस्सी थी, एक तो उसमें मक्खन निकल जाता था, तो वो फैट फ्री भी हो जाती थी,
ठीक। तो उसकी वजह से वो जो आजकल के प्रॉब्लम है कि कोलेस्ट्रॉल, चूंकि लोगों की लाइफस्टाइल बेहतर होगी, मशीनें आ गई, ट्रैक्टर आ गए, नौकर सारे मिलजुल के जो भी कर रहे हैं, तो लेकिन ये है कि उसके साथ वो लस्सी पीते, उसमें फिर नमक डालते थे, तो वो हाँ इलेक्ट्रोलाइट्स को वो करता था। तो ये इतना अच्छा मशरूब था कि आप समझ लें कि रिप्लेनिश भी होते रहते थे, और उसमें आपका, क्योंकि अगर हम सिर्फ पानी पिएंगे तो हम उसको जो है वो जो इलेक्ट्रोलाइट्स हम रिप्लेस नहीं कर रहे, तो वो फर्दर उसको डाइल्यूट कर देता है। इसी तरह जैसे अगर अब ये तो ये एस्पेक्ट था कि जो न्यूट्रिशनल और डिहाइड्रेशन का एस्पेक्ट है उसको भी जहन में रखना चाहिए। फिर इसी ठीक। तरह जैसे टेम्परेचर का है कि जैसे लोगों को सख्त गर्मियों में मजबूरी है, तो जैसे सऊदी अरब में बाकी भी दिनों में होता है कि रमजान होता है तो वो ज्यादातर रात को काम करते हैं, तो इसी तरह ठीक। हम भी उस तरह से कोशिश करें, जैसे हमारे भी बुजुर्ग होते थे, आपको याद होगा हमारे बावजदाद, तो वो रमजान में रोजों से पहले ही रखने से या सूर्य से पहले ही सारा काम कर देते थे, और रोजा ठीक। जिसे कहते हैं तरबूज रख के करते थे। अब सोचें कि तरबूज की फिर वही बात आ गई कि वो शुगर भी उनको देता था और वाटर हाँ भी देता था, उसके ऊपर नमक शमक डालते थे तो आपको नमक भी रिप्लेनिश हो जाता था। तो तरबूज खा के जी, फलां जी दुआना खा के रोजा, मतलब इस तरह की चीजें, लेकिन उनकी बड़ी मतलब जैसे कहते हैं पुरानी उनकी तहकीक या उसकी ऑब्जर्वेशन के लिहाज से वो चीजें होती, तो इन चीजों का भी ख्याल रखना जरूरी है। और फिर यह है कि ओवर यूज और हैवी चीजें जितनी हैं, और आप इस लिहाज से उनको अपनी लाइफ को थोड़ा सा मॉडिफाई, अपने आप को मतलब वो ना समझे कि आप इनडिस्ट्रक्टेबल हैं, क्योंकि फिर जब तक आप वहां तक पहुंचेंगे तो फिर वापसी नहीं रहती, क्योंकि वही बात है, जोड़ खराब हो जाती है। ठीक। ठीक। अच्छा चीमा साहब, अब मैं ना एक बैक पेन जो कि बहुत ही कॉमन है, खास मेनली लाइक उसमें बैक पेन की तो बहुत इटियोलॉजी है, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। बैक पेन लाइक किसी चीज़ से मसल की, पट्टों की हो सकती है, हड्डियों की हो सकती है, नर्व की हो सकती है, इसके अलावा जो विसरल ऑर्गन है। लेकिन मैंने खवातीन में देखा है जो अमेरिका के अंदर ना, मैं चूँकि काफ़ी ज़्यादा लोग पूछते हैं, खवातीन जो हैं जो आपको पता खड़े होकर किचन के अंदर काम करती हैं। और इसके अलावा बैक पेन की काफ़ी कंप्लेंट है। जो ड्राइवर हैं, जो हमारे भाई जो सऊदी अरब में या गल्फ में होते हैं, वो ज़्यादा बस ड्राइविंग का काम करते हैं, तो वो ना काफ़ी कंप्लेंट करते हैं बैक पेन की। उसके बारे में आप पहले ये बताएं कि उनको क्या एडवाइस है उनके लिए, अगर अगर दिस इज अ रीजन कि जो मसल पेन है या स्ट्रेन वगैरह होती है, वो प्रिवेंशन किस तरह कर सकते हैं? ये बात देखें, आप आपसे मैं पहले आपसे मैं एक छोटा सा सवाल पूछना, अब आपसे तो मैं एक सवाल पूछना जी कि जी। यहाँ पे जो आपकी ऑब्जर्वेशन, जो आपने खवातीन की बात की है, आपने अमेरिका के अंदर जो एक्टिव काम करने वाले आपके इर्द गिर्द भी सारा स्टाफ करता है, जी। आपने उतनी रेशो देखी है जितनी हमारे यहाँ खवातीन में कमर की दर्द की तकलीफ है? मेरे ख्याल में हमारी खवातीन में ज्यादा है। ज्यादा है, बिल्कुल यही वजह है, मैं इसलिए, क्योंकि उसकी एक तो वजह आप ये सोचे ना कि मतलब यहाँ की जो खवातीन है, ये नहीं कि हमको बुरा कंपैरिजन, मतलब वो मजबूरन में एक्टिव भी हैं, एक तो काम करना है, फिर वो उन चीजों का ख्याल, हमारे भी खवातीन बहुत एक्टिव हैं, लेकिन ये यहाँ पे औरतों को एक्सरसाइज का भी बहुत शौक है, जो हमारे मैंने ज्यादातर देखा, कुछ ना कुछ वो एक्सरसाइज करते हैं। आप सिर्फ ये बात बताएं कि आपकी ऑब्जर्वेशन में हमारे यहाँ बहुत कम देखा होगा, बहुत कम खवातीन किसी भी किस्म की एक्सरसाइज वर्जिश करती। यानी वो जो अगर जिस तरह का, जो अगर दही देहाती बैकग्राउंड है उसमें जाए तो उसमें तो डेफिनेटली यही है। तो मतलब उसमें फिर ये हो जाता है कि अगर आप वर्जिश नहीं करते, और फिर ये भी होता है, ये जो मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि हमारे जो लाइफ स्टाइल है वो बदलते जा रहे हैं। अगर आप सोचें, जो मशीनें आ रही हैं, हमारी जिंदगी में आसानियां आ रही हैं, मैं जो यही आपसे बात कर रहा था कि जैसे हमारी दादी थी, मैं अब आपको मतलब ऑब्जर्वेशन तो उनको मतलब वो आखिरी उम्र तक 90 से भी उनकी ज्यादा, उन्होंने कभी उनको कमर में दर्द नहीं हुआ, क्योंकि जब ठीक। वो हमसे बचपन में बात सुनते, वो कहते थे सुबह उठ के जो है वो उनको पहले वो दाने पीसने पड़ते थे, मतलब वो ठीक। आपको पता है जो पत्थर की चक्की होती थी, हाँ जी। उसमें काम था, फिर उसके बाद उन्होंने बनाना, फिर उसके बाद उन्होंने डेरे पे जाना, उन्होंने वहां पे मतलब वो लेके जाना जिसे कहते हैं पता, जिसको कहते थे खाना लेके जाना, फिर वहां से वो जो है वो बालन लेके आना, और साथ उसके सब्जियां लेके आना, फिर वो आगे पकाना, दूध लेके आना वहां से, जी जी मतलब जी। डिफरेंट बीइंग अ फीमेल। मैं जब हाँ छोटा था, यकीन नहीं करें, मैं अपनी दादी के साथ जाता रहा हूँ, मेरे मतलब वो मेरी बड़ी बड़ी यादें हैं। तो हाँ सारी जिंदगी वो फिट भी रही हैं और उनको कोई तकलीफ भी नहीं रही, और अपनी बड़ी तब भी उम्र में उन्होंने 92 ईयर्स के बाद उनका इंतकाल। अब मैं अपनी फैमिली में ही देखता हूँ सब में। हाँ। तो अब ये है कि अक्सर खवातीन का जो हमारे अपने खानदान की हमारी कजन्स हैं, मतलब बाकी भी हमारे रिश्तेदार हैं, बहनें हैं, उनके समझ लें कि थोड़े बहुत जिसे कहते हैं कि वो उनकी एक्टिव तो बहुत है, जैसे किचन में भी काम कर रहे हैं वो कर, लेकिन हैवी वर्क भी नहीं है, और दूसरा ये है कि एक्सरसाइज वर्जिश का कोई रवाज नहीं। तो और जैसे इसमें अगर कमर की एक्सरसाइज ही नहीं करेंगे। इसमें ओबेसिटी भी है, इनएक्टिविटी है, ओबेसिटी बीइंग ओवरवेट है। उसके अलावा अब कई लोग ये कहते हैं, लगता है मैं मैट्रेस चेंज किया है, इस वास्ते मेरे ना शायद मैंने बैक पेन हो रही है, मैं मैट्रेस दूसरा लेके आना है।
तो इस तरह की चीजें ये ना बारे में डिस्कस करें, आप बताएं मैं हमें। यही बात आपसे करना चाह रहा था कि मैं ये नहीं कहना चाह रहा, वही बात है कि बेसिकली वो तो अब हमें सबको अंदाजा है, और फिर ये बात है ना कि वो कोई नाराज ना हो जाए जब हम कहेंगे भाई, वो तो कहेंगे हम तो बहुत एक्टिव हैं, लेकिन हाँ वो जी। एक होता है डायरेक्शन, जैसे आप मतलब है कि उस चीज के लिए वर्दी, जैसे कमर की, जैसे आपने बस ड्राइवर का बात की आपने कि भाई सऊदी जी अरब में वो बात करते हैं, आपने बिल्कुल सही बात की है। अब आप ये सोचें, जैसे हम भी ड्राइव करते हैं, आप भी रोज डॉक्टर साहब ड्राइव करते हैं, काम पे जाते हैं, तो आपके मसल जो हैं वो काम नहीं करते जब आप गाड़ी में बैठे हैं, क्योंकि आप सीट पे बैठे हुए हैं, तो जी आपकी जो कमर है उसको सपोर्ट कर रही है आपकी गाड़ी की जो सीट है। ठीक। मैं उसकी आपको एक मिसाल ऑर्थोपेडिक्स में ही दूंगा कि जैसे एंकल ब्रेस होता है या नी ब्रेस होता है, आर्थराइटिस के मरीज को हम ब्रेस लॉन्ग टर्म देना पसंद नहीं करते। ठीक ठीक वो ठीक। इसलिए नहीं देना पसंद करते क्योंकि वो ब्रेस जो है वो उसके मसल वेस्टिंग कर देती है, क्योंकि ठीक ये मसल जो हैं ये रिएक्ट करते हैं, पहली बात है वेट बेरिंग को और एक्टिविटी को। अगर वो मसल इस्तेमाल नहीं होंगे और दे विल बी सपोर्टेड, तो वो मसल वेस्टिंग होती जाएगी। जब मसल वेस्टिंग होती जाएगी, फिर जैसे बॉडी का पोस्चर, अगर आप देखें स्पाइन में नीचे से कर्व आता है ऊपर की तरफ, जैसे ऐसे कर्व आ रहा है, फिर उसके बाद काइफोसिस का कर्व बनता है, तो पूरा एक कर्व है, एस शेप है, लेजी एस शेप स्पाइन होती है। तो अब उसमें अगर आप यही देखें कि अगर आपने पीछे से पट्टे मजबूत आपने नहीं किए, उन्होंने अपना टाइट नहीं रहा, तो होगा कि अगर आपका वजन बढ़ रहा है और आपके आगे के भी सारे जो जिस्म के ऑर्गन हैं, पेट है, वो आगे से उसको आगे लेके खींच रहा है, पीछे से राइट। कमर पे डाल रहा है, पीछे के मसल उसको मजबूत करके, ये ऐसे जैसे ब्रिज है, जैसे आपने देखा होगा कि हैंगिंग ब्रिज आपने न्यूयॉर्क में कितने हैं कि वो तारों से हैंग हुए हैं, तो उन्होंने ठीक बैलेंस किया। इसी तरह मसल्स भी तारों की तरह बैलेंस करते हैं कि फ्रंट को रेक्टस फिमोरस और पीछे जो पैरास्पाइनल मसल है वो एक दूसरे के तारों से बैलेंस करते हैं। लेकिन अगर हमारी लाइफस्टाइल ऐसा है कि हम उनको मजबूत नहीं करते, आगे हमारा वजन बढ़ता जा रहा है और हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी शिफ्ट हो रहा है, जैसे अगर मेरा वजन बढ़ गया, मेरा पेट बड़ा हो गया, तो मेरा जो वजन है वो आगे की तरफ होता जाएगा, सीधा ठीक होते ठीक। हुए, तो वो कमर पे भी लोड शुरू कर देगा। और इसी तरह अगर मैं बैठा रहूंगा या मेरे मसल्स जैसे एक्टिविटी उस तरह की नहीं है, मसल बिल्ड नहीं कर रहा, तो वो कमजोर होते जाएंगे, तो कमर का दर्द होता जाएगा, जो सबसे ठीक। कम। माशाल्लाह चीमा साहब, मेरा दिल कर रहा है वैसे ही आपके साथ ना गपशप लगाता रहूं, चलती रहे, मुझे इतना मजा आ रहा है इस गपशप में। मैंने तो क्वेश्चन तैयार किए हुए थे, मैं क्वेश्चन सारे एक साइड पे कर दिए। मैंने कहा जो आपके जो डिस्कशन है उसके अंदर से क्वेश्चन निकाल रहा हूँ। तो नहीं आप नहीं, बहुत मेरे ख्याल में इस बहुत अच्छी डिस्कशन हुई है नी के ऊपर, और जो घुटने हैं उसके ऊपर, हिप के ऊपर, बैक पेन पे थोड़ी हुई है। आप क्या अगर कोई और मैसेज हो, या इसके अलावा जो सर्जरी आप कर रहे हैं और पाकिस्तान में नहीं हो रही, ताकि लोगों को पता चल सके, इन केस जो लोग अफोर्डिंग है, अगर वो करना चाहें, वो सर्जरी करवाना चाहें, तो वो करवा सकें जॉइंट से हाँ रिलेटेड। हाँ, इसमें ये बात आपने पूछी, मैं इससे बताऊं। देखिए, दो तीन चीजें हैं जो हम आजकल कर रहे हैं। एक तो ये है कि जो हिप रिप्लेसमेंट है, मैंने पिछले तीन तीन साल तो हो गए हैं, वो सामने से करनी शुरू कर दी, फ्रंट से। अच्छा। उसके ठीक लिए मतलब समझ लें कि वो जो हिप डेवलपमेंट की थी यूरोप में, जो अमेरिका में लेके आए, वो तो डॉक्टर जो मैटा थे। जो मैटा जो है वो कैलिफोर्निया में थे, वैसे यूरोप में तो पहले हो रही थी, तो उन्होंने यहाँ ठीक। शुरू की थी। ओरिजिनली ट्रामा सर्जन, तो लेकिन वो चूंकि ट्रैक्शन टेबल यूज करते, वहां से सीखे थे हिप शिफ्ट, तो सब लोगों ने उनका मजाक उड़ाया कि यार ये कौन सा जॉइंट रिप्लेसमेंट डॉक्टर है, ये क्या करेंगे। लेकिन उनके मरीज उनसे बहुत खुश हुए रिहेबिलिटेशन में भी। तो अब जो मैं नी का कह रहा था, तो नी में मेरे मरीज आमतौर पर 1 या 2 दिन में घर जाते हैं। हिप के मेरे ऐसे भी कुछ मरीज हैं कि उसी दिन घर चले गए हैं रिप्लेसमेंट। नहीं, आज सुबह मरीज की सर्जरी हुई है, शाम को वो घर चला गया डॉक्टर साहब। और ये नहीं कि स्ट्रेचर पे गया या व्हील चेयर पे चल फिर के गया, तो ज्यादातर मरीज दूसरे दिन चले जाते हैं। तो उसमें ये जो नई एडवांसमेंट है, जिसको हम कहते हैं कि डायरेक्ट इंटीरियर अप्रोच, के सामने से वो मसल्स के दरमियान में, उसका इंसिजन भी छोटा होता है और वो फ्रंट से होता है, और उसके साथ तो वो उसके रिजल्ट्स काफी बेहतर है। उसमें डिसलोकेशन का हमारा रेट भी काफी कम है और इन्फेक्शन का। बाकी मतलब बहुत फर्क नहीं, 6 महीने के बाद जाकर कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे चूंकि मरीज की वो बात है, खुद ही उसने सब कुछ करना होता है, उसके लिए एक एक दिन इंपॉर्टेंट होता है कि वो जल्दी काम पे भी वापस जाए, उसकी लाइफ भी स्टार्ट हो, उसने कुत्ते को भी अपने चलाना फिराना होता है बेचारे ने। तो मतलब उसकी बहुत सारी चीजें जो है वो एक्टिव होती है, वो फौरन बैक टू नॉर्मल जाना चाहता है। हम तो वो, लेकिन 6 महीने में इतना नहीं। लेकिन इस तरह दूसरा है कि हम नेविगेशन भी काफी यूज कर रहे हैं। नेविगेशन जैसे कंप्यूटर है, उसमें 2 स्पेशल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो वो हमें बता देता है कि हमारी जो अलाइनमेंट है वो कैसी है, जगह हमारी ठीक है, उसमें हुआ है कि नहीं हुआ। और उसके साथ तीसरी सर्जरी रोबोटिक सर्जरी है, जैसे बाकी भी दुनिया में फैल रही है, ऑर्थोपेडिक्स में भी काफी सालों से चल रही है, उसमें भी काफी एडवांसमेंट हो रही है कि हम रोबोटिक यूज कर रहे हैं उस सर्जरी के लिए। तो मतलब ये समझ लें कि 3-4 चीजें जो है ना, ये मेजर उसमें चीजें आजकल चल रही हैं।
लेकिन इसमें मैं कहूँगा कि जो डायरेक्ट एंटीरियर अप्रोच है, मैं तो ज्यादातर सारी जोड़ उसी में करता हूँ। अगर मरीज की रिवाइज करनी हो कभी, तो उसकी पुरानी अप्रोच जो है तो उसके लिहाज से तो कर लेते हैं, लेकिन जो नए प्राइमरी हिप जिसको कहते हैं वो सारी फ्रंट से कर रहे हैं सामने। नाजरीन आपने, थैंक यू वेरी मच चीमा साहब। नाजरीन आपने देखा है कि चीमा साहब की इतनी अच्छी अच्छी और दिलचस्प बातें जॉइंट के बारे में, हत्ता कि मुझे शक पड़ा था कि बड़ा बोरिंग होगा, शायद लोगों को पसंद ना आए, लेकिन मुझे खुद इतना अच्छा लगा इनसे डिस्कशन करके। अब मेरा दिल कर रहा है कि मैं भी शायद अगर कोई मसला हुआ जोड़ों को, सबसे पहले चीमा साहब को ही कंसल्ट करूँगा। तो अगर मेरे जो नाजरीन हैं, जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे फेसबुक फॉलोअर हैं, अगर आप लोगों को किसी डिजीज़ के मतलब कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो या पता करना हो कि किस डॉक्टर को चेक करना चाहिए, तो मेरी खिदमत हाजिर है आपके लिए। और मुझे अगले हफ्ते के लिए, बल्कि 2 हफ्ते के लिए इजाज़त दीजिए। चीमा साहब, वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।